लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ में पिछली क्लास में हमने इटली का एकीकरण पढ़ा था। आज की क्लास में हम 7 नंबर चैप्टर शुरू करेंगे, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण से संबंधित आज की क्लास रहेगी। इसके पश्चात अगली क्लास में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। और हाँ, अभी पिछले 1-2 दिन पहले किसी एक बहन का कमेंट आया था कि सर, आप जब क्वेश्चन रीड करते हो और उनके ऑप्शन को रीड करते हो तब तक आंसर को हाइड रखा करो, ताकि हमारे भी बराबर प्रैक्टिस होती रहे। तो मुझे सुझाव अच्छा लगा। इस प्रकार के आपके और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। मैं प्रयास यही करूँगा कि जब तक क्वेश्चन पढ़ूँ और उनके ऑप्शन पढ़ूँ तब तक जो इसका आंसर है, ये आंसर हाइड रहे, ताकि आप भी इसके बराबर प्रैक्टिस करते रहें। और हाँ, अब इसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा कि मैं जब क्वेश्चन पढ़ूँ और उनके जो ऑप्शन पढ़ें, तब तक आपको अगर उनके ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट में उनके आंसर देना। आंसर आपको इस हिसाब से देना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो, तो आपको सिर्फ़ इतना टाइप करना है क्वेश्चन 1, उसके पश्चात अगर मान लो इसका ए आंसर है, तो इसमें ए लिख दिया, ब, से जो भी है, बी, सी जो भी, सिर्फ़ इतना लिखना है क्वेश्चन 1, फिर ए, क्वेश्चन 1 बी, क्वेश्चन 1 सी जो भी है। आप इस प्रकार से इनके आंसर भी करना, ताकि आपको भी पता चलता रहे। आप वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में देख लेना कि आपके कितने आंसर है जो सही हो रहे हैं, आपने कितने आंसर दिए हैं, और मुझे भी ये पता चलता रहे कि कितने साथी हैं जो सीरियसली पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। आशा है कि आप भी इन सभी क्वेश्चनों के बराबर कमेंट दोगे। तो इस प्रकार से मैं हाइड रखूँगा कि नीचे दिखाई नहीं देगा। सबसे पहला प्रश्न है, यह आधुनिक इतिहास के यह आधुनिक इतिहास के बड़े मज़ाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जनक नेपोलियन है। आधुनिक इतिहास के बड़े मज़ाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जनक नेपोलियन है। यह किसका कथन है? तो किसने कहा था कि आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े मज़ाकों में से एक होगा कि आधुनिक जर्मनी का जनक है जो नेपोलियन है। यह कथन किसका है? मेरियट, हेज़न, कैटबली या लिप्सन? तो ये जो कथन है, ये कथन कहा था लिप्सन ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कौन से राज्य के नेतृत्व में हुआ था? पर्सा के, हनोवर के, सैक्सनी के या वुटेनबर्ग के? तो आप बताइए कि जर्मनी का एकीकरण कौन से राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, या जर्मनी का एकीकरण हुआ था पर्सा के नेतृत्व में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह और रक्त नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? लौह और रक्त नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? मैजिनी, गैरिबाल्डी, विलियम केसर या बिस्मार्क? लौह और रक्त नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो लौह और रक्त नीति के लिए जो प्रसिद्ध है वो है बिस्मार्क। द नंबर ऑप्शन। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए बिस्मार्क ने कहा कि हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं, बल्कि रक्त और लौह की नीति से ही हल हो सकती है। हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते। हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते। बिस्मार्क। श्रीमान, मैं आपके साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बिस्मार्क ने पर्सा के शासक को कहा था। मैं इस दौर की उस भावुकता से डरता हूँ जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को सच्चा देशभक्त समझा जाता है। मैं इस दौर की उस भावुकता से डरता हूँ जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को सच्चा देशभक्त समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1864 में डेनमार्क के साथ पर्सा के विवाद का कारण कौन से क्षेत्र थे? 1864 में डेनमार्क के साथ पर्सा के विवाद
विवाद का प्रमुख कौन से क्षेत्र थे? हनोवर या फ्रैंकफर्ट, स्लेस्विग या होल्स्टाइन, हेसे-कौसेल या हनोवर या नासाउ या स्लेस्विग? तो आप बताइए कि इनमें से कौन-सा जो क्षेत्र है, यह डेनमार्क के साथ पर्सा का विवाद का कारण था 1864 में। तो यह जो क्षेत्र थे, यह थे होल्स्टाइन और स्लेस्विग। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण यह डेनमार्क से युद्ध के बाद वीना की संधि और गेस्टन समझौते के साथ पूरा हुआ। डेनमार्क व पर्सा के बीच स्लेस्विग व होल्स्टाइन डच्चों को लेकर विवाद था। स्लेस्विग पर परंपरागत रूप से डेनमार्क का शासन चला आ रहा था, जहां जर्मन जनसंख्या बहुसंख्यक थी, लेकिन डेन भी बड़ी मात्रा में थे, जबकि होल्स्टाइन जर्मन संघ का सदस्य था। 1852 के लंदन सम्मेलन में इन दोनों पर डेनमार्क को शासन की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि वो कभी इसका विलय डेनमार्क में नहीं करेगा। 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम ने नए संविधान के तहत दोनों देशों को डेनमार्क का अभिन्न अंग घोषित किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ बातचीत कर 48 घंटे में इस फैसले को वापस लेने का अल्टीमेट डेनमार्क को दिया। डेनमार्क द्वारा ऐसा नहीं करने के कारण पर्सा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर फरवरी 1864 में डेनमार्क पर हमला कर दिया। डेनमार्क पराजित हुआ और अक्टूबर 1864 में वीना की संधि हुई, जिसके तहत स्लेस्विग, होल्स्टाइन और लोयनबर्ग के प्रदेश ऑस्ट्रिया-प्रसा के संयुक्त अधिकार में सौंपे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1865 के गेस्टाइन समझौते के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गेस्टाइन समझौता जो 1865 में हुआ था उससे संबंधित। सबसे पहला नंबर पर है कि यह समझौता 14 अगस्त 1865 को हुआ था। दूसरा ऑप्शन है कि स्लेस्विग पर पर्सा का शासन होगा। स्लेस्विग पर पर्सा का शासन होगा। हॉलस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का शासन होगा और लोयनबर्ग पर ऑस्ट्रिया का शासन होगा। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है यह समझौता 14 अगस्त 1865 को हुआ था। तो गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 को हुआ था, तो ये सही है। दूसरा स्लेस्विग पर पर्सा का शासन रहेगा। स्लेस्विग पर पर्सा का शासन रहेगा। दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन में दे रखा कि होल्स्टाइन पर ऑस्ट्रिया का शासन होगा। तो होल्स्टाइन पर जो ऑस्ट्रिया का शासन होगा, 6 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। ड नंबर ऑप्शन लोयनबर्ग पर ऑस्ट्रिया का शासन होगा। तो यहाँ ऑस्ट्रिया का नहीं बल्कि यह जो क्षेत्र था यह प्रसा को बेच दी गई थी। यह लोयनबर्ग जो क्षेत्र है यह प्रसा को बेच दी गई थी, तो इसलिए इस पर है जो प्रसा का शासन होगा, ना कि ऑस्ट्रिया का। तो इसमें ड नंबर ऑप्शन है जो गलत होगा, इससे 1865 के गेस्टाइन समझौते से संबंधित। 14 अगस्त 1865 को हुए गेस्टाइन समझौते में ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांस जोसेफ ने 25 लाख डेनिश थैलर में के बदले लोयनबर्ग की डची पर्सा को बेच दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित शाही राष्ट्रों में से कौन सा बाधक था? जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित शाही राष्ट्रों में से कौन सा बाधक था? तो इसमें ऑस्ट्रिया, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था? जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था? तो उस पे लिप्जिंग में, क्रीमिया में, सेडान में या सेडोव में कहाँ पर हुआ था? जो निर्णायक युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य, तो यह जो युद्ध हुआ था यह युद्ध हुआ था सेडोवा में। द नंबर ऑप्शन। सेडोवा का युद्ध जून से अगस्त 1866 के बीच चले 7 सप्ताह के युद्ध में पर्सा ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। कॉनग्राड्स सेडोवा का यह युद्ध तत्कालीन ऑस्ट्रिया, वर्तमान चेक गणराज्य की भूमि पर हुआ था। इतिहासकार हेजर ने इसके बारे में लिखा है कि यह युद्ध इतिहास के सबसे कम अवधि के उन युद्धों में से एक है, जिसके परिणाम अत्यधिक निर्णायक थे। युद्ध के पश्चात 23 अगस्त 1866 को पर्सा ऑस्ट्रिया के मध्य
प्राग की संधि हुई, जिसकी प्रमुख शर्तें थी। इसमें पहली शर्त थी कि 1815 के वियना कांग्रेस के तहत गठित जर्मन परिसंघ को समाप्त कर मेंज नदी के उत्तर में स्थित जर्मन राज्यों का पर्सा पर्सा के नेतृत्व में एक संघ गठित किया जाएगा। बिस्मार्क ने इसके तहत 21 जर्मन राज्यों को मिलाकर उत्तरी जर्मन परिसंघ का गठन किया। युद्ध हार जाने के लिए ऑस्ट्रिया 30 लाख पाउंड पर्सा को देगा। ऑस्ट्रिया द्वारा वेनेसिया इटली को दिया जाएगा। स्लेस्विग होल्स्टाइन हनोवर हेस कासेल नासौ फ्रैंकफर्ट को भी पर्सा में मिला लिया गया। हालांकि स्लेस्विग को पर्सा को देने का निर्णय 1865 में गेस्टाइन समझौते में हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिस्मार्क के बारे में कौन सा कथन असत्य कथन है? सबसे पहला कि यह 1871 से 1890 तक जर्मनी का चांसलर रहा था। दूसरा ऑप्शन है कि 1862 में वह पर्सा का मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना था। तीसरा ऑप्शन है कि वह जर्मनी के एकीकरण का मुख्य शिल्पी था। और चौथा ऑप्शन है कि वह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का बड़ा प्रशंसक था। वह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का बड़ा प्रशंसक था। तो इसमें से आप बताएं कि कौन सा कथन है जो बिस्मार्क से संबंधित सही नहीं है? सबसे पहले नंबर पर जो 1871 से 1890 तक जर्मनी के चांसलर पद पर रहे थे बिस्मार्क, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि 1862 में पर्सा का मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहा, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। जर्मनी का एकीकरण के मुख्य प्रमुख शिल्पी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा वह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रशंसक प्रशंसक नहीं था, वह इसका विरोधी था। द नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। ओटो वन बिस्मार्क 1 अप्रैल 1815 को जर्मनी के ब्रेडेनबर्ग या सूनहाउज़न में बिस्मार्क का जन्म हुआ। 1848 के फ्रैंकफर्ट की संसद में बिस्मार्क ने भाग लिया। 1859 से 62 के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में पर्सा के राजदूत के रूप में काम किया। इसके पश्चात पेरिस में राजदूत बनाकर भेजा गया। पर्सा के राजा फ्रेडरिक ने उसे विप्लववादी कहते थे। 1861 में जर्मनी के एकीकरण के संबंध में बिस्मार्क ने अपने विचार बेडेन मेमोरेंडम में प्रस्तुत किए। 1862 में वॉन रून की सलाह पर विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को मिनिस्टर प्रेसिडेंट चांसलर नियुक्त किया। 1871 में एकीकरण पश्चात बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था और 1890 तक इस पद पर रहा था। 30 जुलाई 1898 को बिस्मार्क की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस पर्सा युद्ध में पर्सा का सेनापति कौन था? फ्रांस और पर्सा युद्ध में पर्सा का सेनापति कौन था? तो कौन था पर्सा का सेनापति? वॉन रून, ऑटो वॉन बिस्मार्क, विलियम केसर या हेलमुथ वॉन मोल्टके? फ्रांस और पर्सा युद्ध में पर्सा का सेनापति इसमें से कौन था? तो पर्सा का जो सेनापति था वह सेनापति था हेलमुथ वॉन मोल्टके। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया? जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक जो एकीकरण हुआ था इसमें किस व्यवस्था ने योगदान दिया था? तो इसमें कौन सी व्यवस्था ने योगदान दिया? प्राग की संधि ने, फ्रैंकफर्ट संसद ने, जर्मन राइन संघ ने या जोलवेरिन ने? किसने इसमें योगदान दिया था? तो इसमें जोलवेरिन। 6 नंबर ऑप्शन। जोल्वेरिन जर्मन रेलमार्ग का जनक कहे जाने वाले जर्मन अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने जर्मनी के आर्थिक विकास के लिए जर्मनी के राज्यों में निःशुल्क आपसी व्यापार एवं रेलमार्गों के विकास को जरूरी बताया। उसके विचारों की प्रेरणा से पर्सा ने 1819 में स्वार्जबर्ग सोंदरसोसन नामक एक छोटे राज्य के साथ सीमा शुल्क संबंधी समझौता जोल्वेरिन किया। 1834 तक जर्मनी के 18 महत्वपूर्ण राज्य इस चुंगी रहित आपसी व्याप्त व्यापार समझौते में शामिल हो गए। पर्सा एक तरह से इन राज्यों का अगुवा बन गया। कैटलबी ने लिखा कि जोल्वेरिन के निर्माण से जोल्वेरिन के निर्माण से भविष्य में पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? जर्मनी के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें 4 संधियां दे रखी है। सबसे पहले प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, गेस्टन समझौता और डेनमार्क के साथ वीना की संधि। तो ये संधि
कब-कब हुई थी, इनको क्रमवार जो स्थित करना है, सबसे पहली कौन-सी हुई थी और सबसे बाद में कौन-सी हुई थी? तो आप बताइए कि प्राग की संधि कब हुई थी? प्राग की जो संधि हुई थी, यह प्राग की संधि हुई थी 1866 में। 1866 में हुई थी 23 अगस्त को। 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई थी। दूसरे नंबर पर है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की जो संधि है ये 1871 में हुई थी। 10 मई 1871 को। 10 मई 1871 को। तीसरे नंबर पर है गेस्टाइन समझौता। गेस्टाइन समझौता हमने अभी पढ़ा था 1865 में हुआ था। 1865 में जो 14 अगस्त 1865 को 14 अगस्त 1865 को जो गेस्टाइन समझौता हुआ था और चौथे नंबर पर है डेनमार्क के साथ वीना की संधि। डेनमार्क के साथ वीना संधि कब हुई थी? तो वीना जो संधि हुई थी यह सबसे इन चारों में सबसे पहले हुई थी 1864 में। अक्टूबर 1864 के अंदर वीना की संधि हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर कौन-सा होगा? सबसे पहले डेनमार्क के साथ वीना की संधि, उसके पश्चात गेस्टाइन समझौता जो 1800 65 में हुआ था। तीसरे नंबर पर प्राग की संधि। प्राग की संधि जो 1866 में हुई थी और सबसे अंत में जो आएगा, ये आएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1871 में हुई थी। तो 4, 3, 1 और 2 द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वीना की संधि अक्टूबर 1864, गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865, प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 और फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना कब की गई? तो उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना हुई थी 1866 में। 23 अगस्त 1866 को ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच प्राग की संधि हुई के तहत प्राग की संधि के तहत ऑस्ट्रिया ने प्रजा को मेज नदी के उत्तर में स्थित राज्यों के संघ के गठन की अनुमति दे दी, जिसके तहत बिस्मार्क ने 21 जर्मन राज्यों को मिलाकर उत्तरी जर्मन परिसंघ का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनिक के 1819 में जारी कॉल्सवाद आदेश, जैसे डिक्री कहा गया, डिक्री का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक के 1819 में जारी कॉल्सवाद आदेश डिक्री का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य इसमें से कौन सा था? क्या जर्मन राज्यों को नियंत्रित करना था, जर्मनी के राष्ट्रवादी छात्र संगठनों को नियंत्रित करना था, पर्सा को जर्मन राज्यों का नेतृत्व करने से रोकना था, या फिर जर्मन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना था? इसका मुख्य उद्देश्य कौन-सा था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था जर्मनी के राष्ट्रवादी छात्र संगठनों को नियंत्रित करना। जर्मनी के राष्ट्रवादी छात्र संगठनों को नियंत्रित करना। ब नंबर ऑप्शन। जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने व दमन के उद्देश्य से मेटरनिक ने 1819 में डाइट का सम्मेलन बुलाकर कॉल्सवाद डिक्री जारी की। इसके द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को संगठन बनाने और सभा करने पर रोक लगा दी गई। साथ ही क्रांतिकारी गुप्त समितियों और प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से बताना कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर जो पुस्तक दे रखी है, मेन करंट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। मेन करंट्स और ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, क्या यह पुस्तक हारनसा की है? दूसरे नंबर पर ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टाइम्स फ्रॉम 1789। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टाइम्स ऑफ फ्रॉम 1789, क्या यह पुस्तक कैटलवी की है? द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्या यह पुस्तक जेम्स जॉइस की है? और चौथे नंबर पर जो पुस्तक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन, चार्ल्स डाउनर हेजल। तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, कौन सा पुस्तक और उनके रचनाकारों का ऑप्शन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर मैन करंट्स और ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री हार्नसा की पुस्तक है, ये सही है। दूसरा ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टाइम्स फ्रॉम 1789, कैटलवी की पुस्तक है, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह पुस्तक जेम्स जोइस की नहीं है, बल्कि यह जो पुस्तक है द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह पुस्तक है फ्रेडरिक लिस्ट की। फ्रेडरिक लिस्ट की पुस्तक है, इसलिए स नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। द नंबर है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन, यह पुस्तक चार्ल्स डाउनर
हेजन की पुस्तक है। तो इसमें ए, बे और दे सही है, स नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद बिस्मार्क ने कहा, कौन सी घटना के बाद बिस्मार्क ने कहा कि हमने द दरार को कागज के टुकड़े से ढक दिया है? कौन सी घटना के बाद बिस्मार्क ने कहा कि हमने दरार को जो कागज के टुकड़े से ढक दिया है? तो यह कौन सी घटना के बाद कहा था? वीना कांग्रेस के बाद, प्राग की संधि के बाद, गेस्टाइन समझौते के बाद या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद? तो यह बात बिस्मार्क ने कही थी गेस्टाइन समझौते के बाद। स नंबर ऑप्शन। अगेस्टाइन का समझौता बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी। बिस्मार्क ने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं था कि ऑस्ट्रिया का कोई राजनयिक इस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। बिस्मार्क ने जानबूझकर जर्मन बहुसंख्यक आबादी वाली होल्स्टाइन डची ऑस्ट्रिया को दी थी ताकि वहां विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की स्थिति पैदा की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1815 में स्थापित वर्सेनशेफ्ट था। 1815 में स्थापित वर्सेनशेफ्ट था। यह वर्सेनशेफ्ट क्या था? ये एक कॉलेज था, एक कारखाना था, एक परमाणु संयंत्र था या एक छात्र संगठन था? वर्सेनशेफ्ट जो 1815 में स्थापित किया गया था, यह क्या था ये? तो यह था एक छात्र संगठन। द नंबर ऑप्शन। चेन्नई विश्वविद्यालय के छात्रों ने मेटरनिक की निरंकुशवादी व्यवस्था के विरोध में बर्सनसेफ्ट नामक छात्र संगठन की स्थापना की, जो अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इसका आदर्श वाक्य था सम्मान, स्वतंत्रता और पितृभूमि। इसी प्रकार की गतिविधियों के कारण मेटरनिक ने कालस्वाद डिक्री जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संसद 1848 को बूढ़ी औरतों की सभा किसने कहा? फ्रैंकफर्ट की संसद 1848 को बूढ़ी औरतों की सभा किसने कहा था? तो सभा किसने कहा था? कमेंट करके बताइए कि इसकी फ्रैंकफर्ट की संसद को जो बूढ़ी औरतों की सभा किसने कहा था? तो इसको जो कहा था बूढ़ी औरतों की जो सभा कहा था, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। द नंबर ऑप्शन। जून 1848 में फ्रैंकफर्ट में आहूत की गई जर्मन राज्यों की संसद में दो प्रमुख नारे थे, एकता और स्वतंत्रता, आइनहाइट और फ्राइयाहाइट। मार्च 1859 तक संविधान तैयार हो गया। इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था संपन्न एक संघीय राज्य की स्थापना की जानी थी, जिसका शासक वंशानुगत राजा हो। इसमें सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा समस्त जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों वाले निचले सदन के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात इसके अंतर्गत एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होनी थी। लेकिन निरंकुश राजतंत्र के समर्थक पर्सा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने इसे अस्वीकार कर दिया। फ्रैंकफर्ट की संसद के गठन का अत्यधिक बौद्धिक होना, नेताओं के व्यवहारिक अनुभव का अभाव, उत्तर दक्षिण में सहयोग और विश्वास का अभाव, फ्रेडरिक का विरोधाभासी चरित्र, पर्सा की रूढ़िवादी शासन प्रणाली, ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रिया का जर्मनी एकीकरण विरोधी होना, फ्रैंकफर्ट सदस्यों द्वारा एक कॉमन पॉलिसी न बना पाने के कारण फ्रैंकफर्ट की संसद असफल रही। 1850 में एरफर्ट की संसद के माध्यम से पर्सा ने एकीकरण का असफल प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं अपितु फ्रांस की हार हुई थी। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं अपितु फ्रांस की हार हुई थी। यह कथन किसका है? किसका यह कथन? हेजन का, थियर्स का, कैटलवी का या फ्रेडरिक लिस्ट का? यह कथन किसका है कि सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं अपितु फ्रांस की हार हुई थी? तो यह कथन जो कहा था, यह कहा था थियर्स ने। स नंबर ऑप्शन। फ्रांस के तीसरे गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री और इतिहासकार एडोल्फ थियर्स ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेडोन के युद्ध में जर्मनी को यूरोप की मालकिन और बिस्मार्क को जर्मनी जर्मनी का स्वामी बना दिया। किसने कहा था कि सेडोन के युद्ध ने जर्मनी को यूरोप की मालकिन और बिस्मार्क को जर्मनी का स्वामी बना दिया? तो यह कथन किसका है? कैटलवी का, हर्नेसा का, सेबाइन का या फिशर का? किसका यह कथन? तो यह जो कथन है कि सेडोन के युद्ध में जर्मनी को यूरोप की मालकिन और बिस्मार्क को जर्मनी का स्वामी बना दिया था, तो यह कथन कहा था कैटलवी ने। ए नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी पर जो व्यक्ति शासन करना चाहे उसे सर्वप्रथम जर्मनी को जीतना पड़ेगा। जर्मनी पर जो व्यक्ति शासन करना चाहे उसे सर्वप्रथम जर्मनी को जीतना पड़ेगा और यह कार्य सिर्फ भाषणों से पूरा नहीं हो सकता। जर्मनी पर जो व्यक्ति शासन करना चाहे उसे सर्वप्रथम जर्मनी को जीतना पड़ेगा और यह कार्य सिर्फ भाषणों से पूरा नहीं हो सकता। किसका कथन है? तो यह किसका कथन था? बिस्मार्क का, मेटरनिख का, नेपोलियन तृतीय का या विलियम प्रथम का? तो यह जो कथन कहा था कि जर्मनी पर जो व्यक्ति शासन करना चाहे उसे सर्वप्रथम जर्मनी को जीतना पड़ेगा, यह कार्य सिर्फ भाषणों से पूरा नहीं होने वाला, तो यह कथन कहा था विलियम प्रथम ने। द नंबर ऑप्शन। यह मुकुट मुझे ईश्वर द्वारा मिला है और मैंने इसे अपने हाथों से ग्रहण किया है, यह भी विलियम प्रथम का ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध ही पर्सा का सबसे बड़ा उद्योग है। युद्ध ही पर्सा का सबसे बड़ा उद्योग है, यह कथन किसका है? वाल्टेयर का, रूसो का, मिराबो का या थॉमस पेन का? तो युद्ध ही पर्सा का सबसे बड़ा उद्योग है, यह जो कथन कहा था यह कहा था मिराबो ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जर्मनी का लौह पुरुष कौन है? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? तो जर्मनी का जो लौह पुरुष है यह बिस्मार्क। बे नंबर ऑप्शन। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जर्मनी का लौह पुरुष बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस और पर्सा के युद्ध जो 1870-71 में हुए थे, उसका तात्कालिक कारण क्या था? फ्रांस और पर्सा के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण कौन सा था? स्लेस्विग होल्स्टाइन के प्रशासन पर विवाद, स्पेन के उत्तराधिकार का विवाद, ओर्सनी द्वारा नेपोलियन तृतीय की हत्या का प्रयास या फिर अल्सास लोरेन के नियंत्रण पर विवाद? फ्रांस और पर्सा के युद्ध का तात्कालिक कारण इनमें से कौन सा था? तो तात्कालिक जो कारण था यह था स्पेन के उत्तराधिकार का विवाद। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1868 में स्पेन की जनता ने साम्राज्ञी इसाबेल के खिलाफ विद्रोह कर उसे हटा दिया। 1870 में पर्सा के सम्राट के संबंधी होहेनजोलन वंश के राजकुमार लियोपोल्ड को स्पेन के राजा नियुक्त करने का फैसला हुआ। इसका फ्रांस में भारी विरोध हुआ क्योंकि लियोपोल्ड ने स्पेन का शासक बनने से पर्सा के प्रभाव में वृद्धि होती है और फ्रांस की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। एम्स तार एम्स तार फ्रांस के राजदूत बेनेडिक्ट ने एम्स नामक स्थान पर कैसर विलियम से भेंट कर लियोपोल्ड को स्पेन के राजा बनाने में फैसले की स्वीकृति वापस लेने से मना किया। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ग्रेमार्ट की सलाह पर बेनेडिक्ट ने सम्राट विलियम से इस बात का वचन मांगा कि भविष्य में होहेनजोलन वंश के किसी भी व्यक्ति को वे स्पेन का शासक बनने की अनुमति नहीं देंगे। सम्राट विलियम ने निर्णय लेने से पहले तार द्वारा यह वार्ता बिस्मार्क के पास भेज दी। बिस्मार्क ने इसे एक चेतावनी के रूप में प्रकाशित करवा दिया, जिससे पर्सा की जनता को लगा कि सम्राट विलियम को अपमानित किया गया तथा फ्रांस की जनता को लगा कि उनके राजदूत का अपमान हुआ है। परिणाम स्वरूप दोनों देशों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के दिन फ्रांस में अत्यधिक उग्र प्रदर्शन हुए। अगले दिन 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अगर एम्स का तार ऑप्शन में हो तो उसे उत्तर चुना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का क्रम क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण के दौरान की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो इनमें चार जो ऑप्शन दे रखे हैं: ऑस्ट्रिया पर्सा का युद्ध, फ्रांस पर्सा का युद्ध, नेपोलियन तृतीय का पतन और फ्रांस में गणतंत्र और जर्मनी का एकीकरण। ऑस्ट्रिया पर्सा का युद्ध, फ्रांस पर्सा का युद्ध, नेपोलियन तृतीय का पतन और फ्रांस में गणतंत्र और जर्मनी का एकीकरण। तो इनमें सही क्रम क्या होगा? तो इसमें जो जर्मनी का एकीकरण है, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, यह एकीकरण हुआ था 1871 में। 1871 में 10 मई 1871 को जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। नेपोलियन तृतीय का पतन और फ्रांस में गणतंत्र।
नेपोलियन तृतीय का पतन और फ्रांस में जो गणतंत्र स्थापित हुआ था, यह हुआ था 1870 ईस्वी में। फ्रांस पर्सा का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। तो ये सभी है जो क्रम वाइज ही है। इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर्सा का युद्ध आएगा, फिर फ्रांस पर्सा का युद्ध आएगा, फिर नेपोलियन तृतीय का पतन और फ्रांस में गणतंत्र, और सबसे अंत में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण। 1, 2, 3 और 4 द नंबर ऑप्शन। फ्रांस ने 15 जुलाई 1870 को पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। एक सितंबर को सेडान के युद्ध में फ्रांस की निर्णायक हार हुई और नेपोलियन ने 83,000 सैनिकों के साथ पर्सा के सेनापति हेलमुथ वॉन मोल्टको के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन तृतीय को कैद कर लिया गया। 4 सितंबर को नेपोलियन का शासन समाप्त कर फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना की गई। गणतंत्र सरकार ने युद्ध जारी रखा, लेकिन पर्सा जर्मनी पेरिस की ओर बढ़ती गई और 18 जनवरी 1871 को वर्साई के शीश महल में पर्सा के शासक विलियम या विल्हेम प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। 28 जनवरी 1871 को पर्सा ने पेरिस पर अधिकार कर लिया। इसी के साथ युद्ध समाप्त हो गया। 10 मई 1871 को दोनों देशों के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। दक्षिणी जर्मनी के बवेरिया, वुटेनबर्ग व हेंस को जर्मन संघ में शामिल करने के साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। 1872 में बिस्मार्क ने रूस अलेक्जेंडर व ऑस्ट्रिया के फ्रांसीसी जोसेफ के साथ मिलकर त्रिराष्ट्र संघ थ्री एम्पस लीग की स्थापना की। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने त्रिराष्ट्र संघ ट्रिपल अलायंस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1871 के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया। कौन से इतिहासकार ने कहा था कि 1871 के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया था? तो यह किसने कहा था? फिशर ने, टोयनबी ने, कैटलबी ने या हेजन ने? इसका कथन था कि 1871 के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि है जो यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया था। तो यह कहा था हेजन ने। द नंबर ऑप्शन। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस को अल्सास व लोरेन के पश्चात प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। इससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन शत्रुता का जन्म हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध का भी एक कारण बना। फ्रांस पर्सा युद्ध से इटली का एकीकरण भी पूर्ण हुआ, क्योंकि युद्ध के दौरान रोम की सुरक्षा के लिए लगाई फ्रांसीसी सेना को भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई में बुलाना पड़ा। पीछे से इटली ने रोम पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर 1806 में जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की? पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर 1806 में जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की थी? तो पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात 1806 में जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने, मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने या इमैनुअल द्वितीय ने? तो इसकी जो स्थापना की गई थी यह की गई थी नेपोलियन के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। 1806 में नेपोलियन के द्वारा जर्मन राइन संघ का निर्माण, 1815 में वीना कांग्रेस द्वारा 39 जर्मन राज्यों के जर्मन परिसंघ का निर्माण, 1866 में बिस्मार्क के द्वारा 21 जर्मन जर्मन राज्यों को मिलाकर उत्तरी जर्मन परिसंघ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोलवेरिन के निर्माण ने भविष्य में पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जोलवेरिन के निर्माण में भविष्य में पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। किसका कथन है? कि जोलवेरिन के निर्माण में भविष्य में पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया? या किसने कहा था? फिशर ने, मेरिट ने, जेपी गूज ने या कैटलवी ने? तो यह जो कथन कहा था, यह कथन कहा था कैटलवी ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के दौरान सेडोवा कोनिग्राड्स के युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न हुई? जर्मनी के एकीकरण के दौरान सेडोवा कोनिग्राड्स के युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न हुई थी? तो इसके पश्चात कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, वीना की संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी या फिर
प्राग की संधि हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जो शेडो का युद्ध हुआ था, इसके पश्चात इनमें से कौन सी संधि हुई थी? तो यह हुई थी प्राग की संधि। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्स के तार की घटना के बाद किन दो देशों के मध्य युद्ध भड़क उठा? एम्स के तार की घटना के बाद जो कौन से दो देशों के मध्य युद्ध भड़क उठा था? फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य, पर्सा व ऑस्ट्रिया के मध्य, फ्रांस व पर्सा के मध्य, या फिर पर्सा व डेनमार्क के मध्य? तो एम्स के तार की घटना के बाद जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था फ्रांस और पर्सा के मध्य। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। जर्मनी का एकीकरण कौन सी संधि के पश्चात पूर्ण हुआ था? गेस्टाइन समझौते से, कोलंबियर समझौते से, प्राग की संधि से, या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि से? जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कौन सी संधि के तहत हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण पूर्ण हुआ था, यह हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। फ्रैंकफर्ट की संधि जो 10 मई 1871 को हुई थी। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ ही जर्मनी का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एक ऐसा जादूगर है जो एक साथ 5 गेंदें आसमान में उछाल सकता है। वह एक ऐसा जादूगर है जो एक साथ 5 गेंदें आसमान में उछाल सकता है और उनमें से किसी को भी जमीन पर नहीं गिरने देता। बिस्मार्क के संबंध में यह कथन किसने कहा था? बिस्मार्क के संबंध में किसने कहा था कि वह एक ऐसा जादूगर है जो एक साथ 5 गेंदें आसमान में उछाल सकता है और उनमें से एक किसी को भी जमीन पर नहीं गिरने देता? किसने कहा था? क्लीमेंसो ने, वुड्रो विल्सन ने, जॉर्ज अलेक्जेंडर प्रथम ने, या फिर विलियम प्रथम ने? तो यह जो बात कही थी, यह जो कथन कहा था, यह कहा था विलियम प्रथम के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रैंकफर्ट असेंबली जर्मन भाषी राज्यों को एक राष्ट्र में संगठित करने में असफल रही। 1848 के फ्रैंकफर्ट असेंबली जर्मन भाषी राज्यों को एक राष्ट्र में संगठित करने में असफल रही। असफल रही, क्यों रही असफल? क्योंकि असेंबली का गठन अत्यधिक बौद्धिक था, जो कि वास्तविकता से दूर था, या फिर फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, जिसे असेंबली जर्मन राष्ट्र का संवैधानिक शासक बनाना चाहती थी, दुविधाग्रस्त था, या फिर फ्रांस ने पर्सा को फ्रैंकफर्ट असेंबली की पहल का समर्थन न देने के लिए दबाव बनाया। तो इनमें से कौन-कौन सा का, कारण था जिसके तहत जर्मनी भाषी राज्य को एक राष्ट्र संगठित बनाने में असफल रही थी? तो इनमें जो सही आंसर होगा वो होगा 1 नंबर और 3 नंबर। असेंबली का गठन अत्यधिक बौद्धिक था, जो कि वास्तविकता से बहुत दूर था, और दूसरा फ्रांस ने पर्सा को फ्रैंकफर्ट असेंबली की पहल का समर्थन न करने के लिए दबाया था। तो 1 और 3 जो इसका राइट आंसर होगा। ब नंबर ऑप्शन 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड ने अपना पैसा गलत घोड़े पर लगाया था। क्रीमिया के युद्ध में इंग्लैंड ने अपना पैसा गलत घोड़े पर लगाया था। यह किसका कथन है? किसने कहा था कि क्रीमिया के युद्ध में इंग्लैंड ने अपना पैसा गलत घोड़े पर लगाया था? ट्रेवलिन ने, रॉबर्ट मोरियर ने, विलियम ई ग्लेडस्टोन ने, या सेल्सबरी ने? तो यह जो कथन कहा था, यह कहा था सेल्सबरी के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समझौते या संधि ने पर्सा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया? किस समझौते या संधि ने पर्सा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का किलेबंदी करने का अधिकार दिया गया था? पोलोमर समझौते ने, प्राग की संधि ने, गेस्टन समझौते ने, या फिर विला फ्रेंका की विराम संधि ने? कौन से समझौते या संधि के तहत पर्सा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया था? तो यह जो अधिकार मिला था, यह इसको मिला था गेस्टाइन समझौते से। गेस्टाइन समझौता जो 1866 में, सॉरी 1865 में हुआ था। 14 अगस्त 1865 को जो गेस्टाइन समझौता हुआ, इसी के तहत पर्सा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप के राजनीतिज्ञों का आचार्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे यूरोप के राजनीतिज्ञों का आचार्य कहा जाता है? यूरोप के राजनीतिज्ञों का आचार्य किसे कहा जाता है? मैजिनी को, पाउर को, गेरिबाल्डी को, या बिस्मार्क को?
तो यूरोप के राजनीतिज्ञों का आचार्य जो कहा जाता है, यह कहा जाता है बिस्मार्क को। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यह थे आज के जर्मनी के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सबको आप सबने इनके आंसर दिए होंगे। अब हम जर्मनी के एकीकरण से संबंधित कुछ घटनाएं उनको हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं, जैसा हम प्रत्येक क्लास के अंत में करते हैं। उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिनमें 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1815 में स्कोनहाउजेन जर्मनी में बिस्मार्क का जन्म हुआ था। 1815 में वीना कांग्रेस हुई। 1815 में ही जर्मन परिसंघ की स्थापना हुई थी। 1815 में ही निरंकुशवादी व्यवस्था के विरुद्ध ट्रिस्के के नेतृत्व में बर्सेनसेफ्ट नामक संगठन की स्थापना की गई। 18 अक्टूबर 1817 को वाटबर्ग समारोह हुआ। 1818 ईस्वी में एक्स ला सापेल कांग्रेस हुआ। 1819 में कार्लसबाद या डिक्री आदेश जारी हुआ था। 1819 में ही जोल्बरीन समझौता हुआ। स्वार्जबर्ग सेंदोर सासोन के साथ सीमा शुल्क समझौता हुआ। 1824 में वीना कांग्रेस द्वितीय वीना कांग्रेस हुआ। द्वितीय जो पहला वीना कांग्रेस 1815 में हुआ था, दूसरा वीना कांग्रेस 1824 में हुआ। 1847 में बिस्मार्क की डाइट या राज्यसभा का सदस्य बना। बिस्मार्क जो पर्सा की राज्यसभा का सदस्य बना था। 1848 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद हुई। 1851 में बिस्मार्क फ्रैंकफर्ट महासभा में पर्सा के प्रतिनिधि नियुक्त हुआ। 1859 में बिस्मार्क रूस में राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ। 1859 में ही जर्मन नेशनल एसोसिएशन नेशनल वेरिन की स्थापना हुई। 1861 में विलियम प्रथम शासक बना। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हुई। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क पर्सा का चांसलर नियुक्त हुआ। 1864 में डेनमार्क का युद्ध हुआ। 27 अक्टूबर 1864 को वीना की संधि हुई थी। 14 अगस्त 1865 को गेस्टाइन समझौता हुआ पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य। अप्रैल 1866 में पीडमार्ट सार्डिनिया व पर्सा में समझौता हुआ। 3 जुलाई 1866 को सेडोवा 7 सप्ताह का युद्ध ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध या कोनिग्रांड्स युद्ध हुआ था। 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई। 1 सितंबर 1870 को सेडान का युद्ध हुआ था। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के राजमहल में जर्मनी के सम्राट के रूप में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया गया। 28 जनवरी 1871 को पेरिस का पतन हुआ और 10 मई 1871 को जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, इसी के तहत जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो यह था जर्मनी का एकीकरण, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों तक और उसके पश्चात इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके पश्चात अगली क्लास में हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में प्रथम विश्व युद्ध की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।